गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर हम क्षेत्रफल की दूसरी क्लास है, लेकिन क्षेत्रफल में वर्ग और आयत को हम पढ़ने वाले हैं। उसकी ये पहली ही क्लास है। हर टॉपिक की क्षेत्रफल के अंतर्गत जो टॉपिक छोटे छोटे आ रहे हैं उनकी एक ही एक क्लास बननी है, और वो एक क्लास आपके सामने है यहाँ पर, जिसमें हम वर्ग और आयत की बात करेंगे। यहाँ पर वर्ग और आयत के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में पहली वाली क्लास में बता दिया था, जिसमें हमने ट्राइंगल पढ़ा था। अगर ट्राइंगल आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ट्राइंगल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल में मैंने आपको बोल दिया था कि किस लेवल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करा रहे हैं, और हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको प्रॉब्लम रहती है, वो इस वीडियो को देख करके ठीक से समझ सकता है। तो देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें रहेंगी बताने वाली, समझाने वाली, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर हम वर्ग और आयत इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनके फॉर्मूले हमें क्या क्या पढ़ने हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लें। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहा जाता है, और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम आयत कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। यहां पर भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें जानना है। यहां हमें परिमाप का फॉर्मूला जानना है। यहां पर भी परिमाप का फॉर्मूला जानना है। विकर्ण का फॉर्मूला जानना है। यहां पर भी विकर्ण का फॉर्मूला हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखें तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई है। मतलब चौड़ाई, आमने सामने की दोनों भुजाएं जो छोटी हैं उसको चौड़ाई कह दिया, जो लंबी हैं उनको एल यानी कि लंबाई कह दिया। तो अब देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। उम्मीद है मुझे आप में से कोई भी ऐसा नन्हा बच्चा नहीं देख रहा होगा जिसको इतनी सी बात ना पता हो। सभी लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। फिर भी परिमाप, अब देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है? जिसमें बाहर की माप जो होती है, परिमाप यानी कि चारों तरफ की जो माप रहती है उसको हम परिमाप कहते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? एल एल वी बी इन सभी को जोड़ना है। तो 2l + 2v जोड़ देना है। और अगर 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा, बाहर आ जाएगा। देखिए, ये 2 जो है यहां पर बाहर हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2l + b, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2l + b। इसके बाद देखिए, विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाले जो रेखा होती है उस रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डायगोनल बोला जाता है। तो ये सम्मुख शीर्ष है। एक विकर्ण यहां से भी बन सकता है, लेकिन हमने केवल एक ही बनाया है अभी, छोटा सा फिगर है, एक ही विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण यानी कि यहां पर विकर्ण को आप कर्ण मानिए। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बार बार उसमें कर्ण एक शब्द आया था। तो कर्ण को हमने कैसे निकाला था? कर्ण जो था वो कैसे निकाला था? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। यहां पर भी ये लंबाई और चौड़ाई के रूप में है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर रहेगा उसको अगर हम जोड़ देंगे तो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर हम यहां पर कह सकते हैं l² + b²। और देखिए, इसको हम हमेशा कौन सी फॉर्म में लगाएंगे? तो ये जो स्क्वायर है, अगर यहां से हम हटा देते हैं तो दूसरी साइड में जाकर के ये अंडर रूट हो जाएगा। रूट के अंदर ये संख्याएं आ जाएंगी, तो यहां से हम विकर्ण का फॉर्मूला याद रखेंगे l² + b²। अब इसी तरह से देखिए, इसकी भुजाएं सब बराबर होंगी क्योंकि ये वर्ग है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेकिन दोनों का नाम a है, तो a गुणा a यानी कि a² हो जाएगा। परिमाप, सभी a को जोड़ेंगे तो कितने a हो जाएंगे? 4a। और विकर्ण जो होगा यहाँ से a√2 हो जाएगा। दोनों जगह देखिए, अगर हम a² + a² करेंगे 2a² हो जाएगा, a² बाहर आएगा, तो a√2 यहाँ से हमारा इसका जो है विकर्ण हो जाएगा। तो आपको ये वाले जो फॉर्मूले हैं दोनों साइड में जो लिखे हुए हैं, आयत और वर्ग, इन दोनों को पढ़ लेना है, ठीक है। और इन्हीं पर बेस्ड हमारी पूरी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ लें, याद कर लें फिगर के साथ, और उसके बाद हम सवालों को स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा आने वाले जो सवाल हैं उस टाइप के ही प्रश्न हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। आपके आगामी परीक्षाएँ जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर जो भी सवाल रखे हुए हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है,
एक एक प्रश्न ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं टाइप के प्रश्नों को यहां पर रखा गया है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए जो वर्ग है, वर्ग की भुजा ए होती है, भुजा ए होती है, और अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण a√2 होता है, अभी अभी हमने सीखा, और परिमाप क्या होता है, 4a होता है। कहने का मतलब यह है कि भुजा का फर्क, भुजा अगर बढ़ेगी, अगर भुजा को हम दोगुना करेंगे तो विकर्ण भी दुगना होगा, परिमाप भी दुगना होगा, और अगर विकर्ण को दुगना करेंगे तो भुजा दुगनी होगी, परिमाप भी दुगना होगा, और अगर परिमाप को दुगना करेंगे तो भी ये सभी भुजा और विकर्ण ये भी दुगने होते चले जाएंगे, क्योंकि एक ही जगह 2a लग जाएगा, यहाँ पर भी 2a लग जाएगा, यहाँ पर भी 2a लगेगा। तो अगर हम भुजा को दुगना कर देते हैं तो विकर्ण और परिमाप भी दुगने हो जाएंगे, और अगर विकर्ण को दुगना करते हैं तो भी भुजा और परिमाप भी दुगने हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही इसे दुगना करेंगे तो दूसरा वाला 4 गुना हो जाएगा। 4 गुने की कंडीशन होती है, क्षेत्रफल 4 गुना होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्षेत्रफल का a² होता है। जब हम इसे a की जगह 2a करेंगे तभी तो स्क्वायर होके 4a बनेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह जहां 2 गुना कहा वहां 4 गुना हो जाएगा, थोड़ा सा समझना पड़ता है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, अगर वर्ग का विकर्ण 2 गुना होगा तो भुजा और परिमाप यानी कि भुजा भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखिए, जब आपने विकर्ण को दुगना किया मतलब आपने भुजा को दुगना कर दिया, और जब भुजा a से 2a हो जाएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a²। वैसे होता है a², ये हो गया 4a², यानी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल 4 गुना यहां पर हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण दुगना हो रहा है। विकर्ण दुगना हो रहा है मतलब भुजा भी दुगनी हो रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक एक करके चीजों को समझना पड़ेगा कि किसका रिलेशन किससे है। अगर a है तो a√2 है तो वो दुगना हो जाएगा, 4a है तो वो भी दुगना हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल कितना अच्छा है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए, इस बार वर्ग की प्रत्येक भुजा को कह रहा है आधा कर दो, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भाई भुजा का स्क्वायर कर दो। भुजा a से आधी हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर, तो a²/4 यानी कि पहले से चौथाई हो गया ना। ठीक है, पहले से चौथाई हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए इस तरह के सवाल मिलते हैं रखे हुए, जितने भी सवाल यहां पढ़ेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं रखे जरूर मिलते रहेंगे इस साल जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। अब देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 के लिए, लेकिन स्पेशल एसएससी और एनटीपीसी। इसमें मैं यहां पर दिल्ली पुलिस एसएससी के थ्रू आ रहा है इसलिए मैं कह देता हूं, अदरवाइज मैं यहां पर इस क्वेश्चन को उत्तर प्रदेश के जो स्टेट एग्जाम जितने भी हैं, लेखपाल को तो कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस का जो एग्जाम है वहां शायद ना आए, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको पहले भी अगर ये चैप्टर कभी पढ़ाया होगा तो डेफिनेट मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया होगा, भले ही वो लैंग्वेज दूसरी हो सकती है जिस तरीके से मैंने पढ़ा दिया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लें एक बार, एक वर्ग के क्षेत्रफल का, एक वर्ग के क्षेत्रफल का, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल तो यही होता है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा, उस वर्ग के क्षेत्रफल से हमेशा क्या अनुपात होगा, कौन से वाले से, जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो। विकर्ण क्या होता है, a√2, इसकी भुजा के बराबर खींचा गया हो। सवाल का कहने का मतलब क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल का उस वाले के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा जो उसके विकर्ण पर बनाया गया हो, यानी कि जिसकी भुजा उसके विकर्ण के बराबर हो। तो ये हो गया a² और ये हो जाएगा a² × 2। तो देखिए 1:2 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से याद रख लो, जब भी सवाल आएगा आंसर 1:2 रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन था जो आपने अभी पढ़ा है। चलिए और अगला, एसएससी एनटीपीसी वाले ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दो वर्गों का परिमाप, ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा है, बता दिया। देखिए दो वर्गों का परिमाप, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग का परिमाप 24 है, एक का 32 है। परिमाप क्या होता है,
चारों भुजाओं का योग। अगर ये 4 भुजाओं का योग है तो वो भुजा कितनी होगी? 6। अगर ये 4 भुजाओं का है तो वो भुजा कितनी होगी? 8 चौका 32 होता है, 8 8 8 हो जाएगी। ये कहता है 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो देखिए, अगर इस वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालें तो 36 आएगा और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो 64 आएगा और योग कितना हो जाएगा? 100। कह रहा है कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे वर्ग का परिमाप बताइए। एक ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल कितना है? जिसका क्षेत्रफल 100 है तो उसकी भुजा कितनी होगी? तीसरा वाला जो वर्ग बनेगा उसकी भुजा कितनी होगी? 10 हो जाएगी। और अगर भुजा 10 है तो परिमाप तो 4a होता है, 40 हो जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं, आंसर तो आ ही गया है। 2 वर्ग हैं जिनके परिमाप दे रखे हैं 24 और 32। यहां से हमने भुजाएं भी निकालनी। भुजाएं निकालने के बाद उसने बोला कि इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो इसका वर्ग किया, क्षेत्रफल इसका निकाला, इसका भी निकाला और योग किया तो 100 आया। तो अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है, यानी 100 है, तो उसकी भुजा कितनी रहेगी? 10 रहेगी। और अगर भुजा 10 है तो उसका परिमाप क्या होगा? 40 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, देखिए 44,100 क्षेत्रफल वाला एक वर्ग है। ए स्क्वायर बराबर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर बराबर है 44,100। और ऐसा एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान है, इस पे बाढ़ लगाने के लिए, ये बाढ़ लिखा हुआ है, मतलब इस पे बाढ़ से मतलब है कि चारों तरफ से उसको घेरना है। ठीक है, तो बाढ़ लगाना है। और अगर आप किसी वर्ग को चारों तरफ से घेरेंगे, यानी आप बात कर रहे हैं परिमाप की। किसकी बात कर रहे हैं? परिमाप की बात कर रहे हैं। तो यहां देखिए ए स्क्वायर बराबर इतना, तो सबसे पहले हम ए बराबर निकालने, कितना आएगा? सभी को पता है 441 का 21 रह जाएगा और 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि भुजा हो गई 210। अगर भुजा 210 है, भुजा 210 है तो फिर परिमाप कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः, देखिए एक आयत है, उसकी लंबाई 12 है, तो भाई इधर भी 12 होगी। कह रहा है परिमाप 40 है। अगर परिमाप 40 है तो परिमाप तो ये होता है कि जिसमें चौड़ाई को भी जोड़ा जाता है। तो लंबाई प्लस लंबाई 24 हो गया। तो 24 में अभी और कितना जोड़ना पड़ेगा कि 40 हो जाए? 8 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 16 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 इधर 8 इधर, तभी तो ये 40 बनेगा। एक बार फिर समझ ले, 40 सभी का योग है। ठीक है, तो इसमें अगर लंबाई 12 दे रखी है तो 12 प्लस 12 24 हो गया। 24 में 16 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 24 बनेगा, सॉरी 40 बनेगा। तो अगर इन दोनों का योग 16 है, मतलब दोनों भुजाएं 8 8 हो जाएंगी, तो यहाँ पर चौड़ाई 8 हो जाएगी। लेकिन कोई सोच रहा है कि इसको डिटेल मतलब लिख के कैसे करेंगे। हमने इसको तो ऐसे ही कर लिया। तो अगर लिखने का मन है तो परिमाप बराबर हो जाएगा 40 और लंबाई तो 12 है ही। तो देखिए लंबाई की जगह 12, परिमाप की जगह 40। तो इससे देखिए काटेंगे 20 आएगा। तो 12 प्लस v बराबर अगर 20 हो गया तो v बराबर 20 माइनस 12 बराबर 8। ठीक है, इससे नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, समय ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा अगर इस तरह से लिखेंगे तो। ठीक है, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। और जब एक बार डिटेल में करने से समझ में आ भी जाता है तो फिर सॉर्ट तो कर ही सकते हैं। और ये जो क्लास है, मुझे ऐसा ध्यान है क्योंकि हमने अब तक एरिया की कोई पिछली क्लास भी नहीं बनाई थी। ये हमारी चैनल पर पहली ही क्लास है जो हमने एरिया की बनाई हुई है। तो इस क्लास में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस को नहीं रखा गया है, बेसिक क्वेश्चंस रखे गए हैं। पहले ही बता दिया था कि हम यहाँ पर किस तरह के प्रश्न करने वाले हैं। इसमें हम जो कवर यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया,
इसको कवर कर रहे हैं, जेल पुलिस को भी कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो जेल पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ से मुझे उम्मीद है कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम रहेगा वहाँ उसमें भी आ जाएगा। एनटीपीसी में भी उम्मीद है इस तरह का प्रश्न फंस जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना सिंपल लेवल भी नहीं किया। बस थोड़ा सा अगर परहेज़ करें तो केवल हम कर सकते हैं एसएससी, सीजीएल की मैं गारंटी नहीं ले सकता यहाँ से, और दूसरा हम +2 की भी गारंटी पक्का नहीं ले सकते। +2 में भी कई बार थोड़े से अच्छे सवाल आ जाते हैं, और एसआई के लिए भी थोड़ा सा आपको स्पेशल और पढ़ना पड़ेगा। बाकी के जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ से पढ़ के जा सकते हैं, इस वाली क्लास से हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर, दो भिन्न भिन्न लंबाई, अलग अलग लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। दोबारा से समझ लें, सवाल में कुछ भी नहीं है, और सवाल को हम जिस मेथड से करेंगे तब तो समझ लो कुछ है ही नहीं। दो भिन्न भिन्न लंबाइयों के रेखाखंड पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब दो वर्ग हैं भिन्न भिन्न लंबाइयों वाले, एक ये हो गया, एक को ये हो गया, और इन दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? 32 है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो। भाई इसकी लंबाई, बड़ा वाला ए बताओ, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला जो ए है उसकी लंबाई बताओ। यदि रेखाखंड दूसरे वाले से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी कि दोनों का अंतर 2 है, और बड़े वाले की बतानी है। अब देखिए इसको करने का सबसे बेस्ट अगर कोई मेथड है, वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं, एक को x मान लें, दूसरे वाले को x-2 मान लें, इसका स्क्वायर करें, दोनों का अंतर बराबर 32 रख दें, 100% यहाँ से आंसर निकल आएगा। लेकिन ये मेथड करने से बेहतर है हम केवल ये सोचें, अगर बड़ी वाली भुजा 7 है तो छोटी वाली कितनी होगी? 5। ये 11 है तो दूसरी 9, अगर 9 है तो दूसरी 7 होगी, 16 है तो 14 होगी, क्योंकि ये बड़ी वाली भुजा है, छोटी वाली 2 छोटी होगी, ये उसने हमें बता दिया है, ठीक है। अगर दूसरी वाली इतनी है तो देखिए 7 का वर्ग 49, 49 से अगर हम 25 घटाएंगे तो 32 तो आएगा नहीं, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। 11 का वर्ग 121, 121 से अगर हम 81 घटाएंगे तो यहीं पे 0 आ गया, 32 तो आएगा नहीं, नहीं हो सकता ना, ठीक है। ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा ये बनेगा 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49, 11 से 9 गया 2, 7 से 4 गया 3। तो देखिए अगर इन दोनों भुजाओं को अगर हम मान लें कि हमारे वर्गों की भुजाएं हैं और इनका अगर क्षेत्रफल निकालें तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सवाल को कोई लिखने वाली बात ही नहीं है इसमें। 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग 49 घटा दीजिए, अगर 32 आता है तो आपका आंसर, ठीक है ना। 8वां प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12 तथा 15% की वृद्धि होती है, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्षेत्रफल में भी आ सकता है, किसी दूसरे चैप्टर में भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, संख्याओं से रिलेटिव क्वेश्चंस में भी, सरलीकरण में भी, संख्या पद्धति में भी, यहाँ तक कि ये किसी भी चैप्टर के थ्रू पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला इसमें लग जाता है। x + y + xy/100 आप लगा सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, फॉर्मूला L भी मान के भी कर सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल यही मेथड रहेगा जिसमें देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 चीजें हैं, क्षेत्रफल जो होता है L भी होता है। समझने के लिए यहाँ पर देख लें, क्षेत्रफल जो होता है वो L भी होता है। तो अगर L बढ़ेगा तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, एक चीज घटेगी एक चीज बढ़ेगी तो भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल पे इफेक्ट आएगा। इफेक्ट तो पक्का आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल डिपेंड करता है L और B पर, और L B में हम जो भी चेंज करेंगे डेफिनेट इसके क्षेत्रफल में कोई ना कोई बदलाव तो आएगा ही आएगा। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसके क्षेत्रफल पर फर्क पड़ता है, एक चीज को बढ़ाया जा रहा है दूसरी को भी बढ़ाया जा रहा है। जब दो चीजों को
घटाया या बढ़ाया जाए, या बढ़ाया ही जाए या दोनों को घटाया जाए, तब अगर इफेक्ट हमारी किसी एक चीज़ पर जैसे कि क्षेत्रफल पर पड़ रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ध्यान करिए, जब मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया होगा, जब मैंने आपको लाभ हानि पढ़ाया होगा, तो हमने एक सवाल वहाँ कराया था कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% सस्ता कर देता है, 20% रेट कम कर देता है, तो उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। तो भी हम वहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते थे। लेकिन जब रेट घटता है, जब किसी चीज़ को कम कर रहे हैं, तो उसको हम बस माइनस में लगाते थे। फिलहाल यहाँ पर लंबाई चौड़ाई दोनों ही बढ़ रही हैं, तो एक को लगाएंगे प्लस में और दूसरे को भी प्लस में ही लगाएंगे। 12 × 15/100, दोनों को जोड़ दिया, 27 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 180/100, इन दो जीरो की वजह से 1.8 रह जाएगा। ये 27 में 1.8 जोड़ेंगे तो 28.8 हो जाएगा। आंसर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए और आगे बढ़े। एक आयताकार बगीचा है, चलो बगीचा बना लेते हैं। 100 मीटर उसके बाहर, ये देखिए एक बगीचा है जिसकी लंबाई 100 है और उसकी चौड़ाई 80 है। अब ये कहता है कि उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता है, चारों ओर एक रास्ता बना है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, इस तरह से। अब अगर बगीचे की लंबाई 100 है, तो अगर हम इसको नए रास्ते के देखें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 10 इधर का बढ़ेगा, 10 इधर का, कितनी हो जाएगी? 120। 80 चौड़ाई है तो 10 इधर बढ़ा दो, 10 इधर बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताने के लिए रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत माइनस कर देंगे। तो ये देखिए रास्ता हो गया और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्योंकि हम बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे तो सिर्फ रास्ता यहां पर बच जाएगा, और रास्ते का ही क्षेत्रफल तो पूछा गया है। तो क्या करें? 120 × 100, ये हो गया बड़े वाले का लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें से घटा देंगे 100 × 80। तो ये देखिए 12,000 से 8,000 गया तो आंसर हो जाएगा 4,000। डी आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। रास्ता वाला और भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसी क्लास में मिलेगा आपको देखने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें अंदर रास्ता होगा और दो रास्ते होंगे। कुछ इस तरह के सवाल भी मिलेंगे इसी वीडियो में। अगला सवाल, एक आयत की भुजा की माप लेते समय, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रश्न एनटीपीसी में ऐसा प्रश्न अक्सर देखा जाता है। एक आयत की भुजा की माप लेते समय, एक आयत की भुजा को नापते समय एक भुजा 5% अधिक नाप ली जाती है और दूसरी वाली भुजा 2% कम नाप ली जाती है। तो बताइए उसका क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई? उसके क्षेत्रफल को नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई? तो इस सवाल को देखिए, करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई सबसे अच्छा मेथड है तो वो ये है। आयत का क्षेत्रफल आप 100 मान लीजिए, एक भुजा को अगर 5% कम नाप लिया है तो 95% उसका उसका क्षेत्रफल रह गया होगा। इफेक्ट 5% का आया होगा, अधिक नापा है ना, चलिए अधिक नापा है तो 105 हो जाएगा। दूसरी वाली भुजा को 2% कम, तो 2% का मतलब उसकी वजह से जितना भी था उस पे 2% कमी आ गई होगी, यानी कि 98% रह गया होगा। 100 से 100 काट दें, 5 से काटेंगे 20, इधर 21। अब देखिए 2 से इसको काट लें। देखिए 20 को हम 2 × 10 लिख लें और 2 से इसे काट लें तो कितना आ जाएगा? 49। 49 एकम 49 हो जाएगा। 49 दूनी 98 और 4 102। ठीक है, इस वाले 10 की वजह से ये दशमलव यहां पर आ जाएगा। 102.9 वास्तव में कितना था? पहले कितना था? 100, और अब कितना हो गया? 102.9। तो गलती कितनी हो गई? 2.9। ये सीधा प्रतिशत में निकल करके आएगा। आपको कुछ ऐसा नहीं करना, त्रुटि बटे एक्चुअल यानी कि जो उसका वास्तविक था × 100, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
क्योंकि आपने 100 लेके चले थे और 100 लेके चलने की वजह से सीधी सीधी जो वैल्यू आई आपको यहां से पता चल गया कि गलती यहां पर 2.9% की हो रही है, क्योंकि आपने 100 माना था, इसलिए आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी आप कर सकते हो इसको। हालांकि चाहे तो इसे आप x + y + xy/100 से भी कर सकते हैं, उससे भी निकल आएगा। ठीक है, चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं या 100 की जगह कुछ और भी मान के कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको प्रतिशत निकालना भी पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको प्रतिशत नहीं निकालना है। इसके बाद अगला सवाल देख लें। 11वां सवाल है, 24 सेंटीमीटर लंबी और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार सीट है, एक आयताकार सीट हो गई। इसके प्रत्येक कोने को 3 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, हर कोने से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काट लिया जाता है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला ये काट लिया जाता है। तो देखिए, जब इसको हम काट लेंगे, अलग कर देंगे इसको, तो कुछ इस तरह का बनेगा। अगर ये पूरा 18 था, 18 में से हमने 3 ये वाला काट लिया, ठीक है, इधर भी 3, तो 3 3 6 काट लिया, यानी कि 12 अभी भी रह गया है। ठीक है, इस तरह से 24 में भी 3 इधर काट लिया, तो 18 अभी भी रह गया है। टोटल ये 24 था और ये टोटल 18 था, अभी भी ये कितना है, 18 बचा हुआ है। अब देखें, इस सवाल को अभी आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा, 24/18 का एक सीट थी और उस सीट के प्रत्येक कोने को 3-3 सेंटीमीटर का एक वर्गाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। शेष सीट को एक आयताकार डिब्बा बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है। इस वाली दीवार को ऐसे मोड़ दीजिए, इस दीवार को ऐसे मोड़ दीजिए, इसको भी इस तरह से मोड़िए और इसे ऐसे मोड़िए, तो ये जैसे जूते का डिब्बा होता है, मिठाई का डिब्बा होता है, खुला हुआ डिब्बा जिसका ढक्कन नहीं होगा, खुला हुआ एक डिब्बा बनके तैयार हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है। अगर हम इनको मोड़ देंगे इस तरह से, तो एक खुला हुआ डिब्बा बनके तैयार हो जाएगा। अब ये कहता है, बताइए डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। उसका मतलब है कि उसकी तली और उसकी दीवारें दोनों का क्षेत्रफल बता दीजिए। उसकी तली और उसकी दीवारें दोनों को ही बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जितना भी उसका पृष्ठ है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। बस पृष्ठ में क्या है, डिब्बा, ढक्कन लगा हुआ नहीं है, डिब्बा जो है वो खुला हुआ है, तो उसकी दीवारें हैं और उसमें बेस है, उसका आधार है और उसकी दीवारें हैं। अब उसका क्षेत्रफल हमें बताना। तो देखिए, इसके भी 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो हम हर एक दीवार का निकालें, क्योंकि देखिए 12 × 3 ये वाली हो गई, 12 × 3 ये वाली हो गई, 18 × 3 ये हो गई और ये वाली भी हो गई। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई, ये 18 3, ये 12 3। लेकिन इसी को हम दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए काफी आसान होगा। सबसे पहले हमारे पास जो आयताकार सीट थी वो क्या थी, 24 × 18 यही थी ना। अगर उसमें से हम ये कोना जो हमने काटा था उसका क्षेत्रफल कितना था, 3/3 यानी कि 9 था। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग था तो 9 हो गया। और इस तरह के कितने कोने काट दिए, 4। तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। देखिए 18 चौका 72 और 18 दूनी 36, 36 और 7 हो जाएगा 41। 412 से 36 घटाना है, 12 से 6 गया तो 6 आएगा, 12 से 6 गया 6 आएगा, और यहाँ 10, 10 से 3 गया तो 10 से 3 गया तो 7। कुछ गड़बड़ होगा कहीं पे, क्योंकि ऐसा आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है। आंसर लास्ट में 6 वाला एक है, बी। 18 चौका 72 और 18 दूनी 36, 36 7 43 होगा। ठीक है, 432 में से माइनस करना है। तो देखिए 12 से 3 गया तो 9 और ये 3, तो आंसर हो जाएगा 396। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करने से ही आपको लगा होगा। सवाल को एक बार स्टार्टिंग का मैं और बता दूं, 24/18 की एक सीट थी। ये कितना कितना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 24 इसको केवल लिखिए, 24/18 की एक सीट थी और उस सीट के चारों कोने हमने 3-3 सेंटीमीटर वर्गाकार काट दिए हैं।
और इसके बाद इसको मोड़ दिया गया है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर हम इसको टोटल 18 में से 3 इधर गया 3 इधर गया, अगर ये चीज करें तो हम चारों अलग अलग हिस्से के निकालें, फिर उसके बेस का निकालें कि इसमें बेस कितना बचा, तब हम इसका क्षेत्रफल निकालें, तो उसका यूज है। लेकिन उसका यूज इस तरह से करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरी सीट का निकाला और उस सीट के जो चारों कोने थे जिनको मोड़ दिया गया है, जिनको निकाल दिया गया है काट करके। देखिए जब सीट को मोड़ा गया तो जितनी सीट यहां पर है इसी का क्षेत्रफल तो जानना चाहता है, वो इसी का क्षेत्रफल तो जानना है, क्योंकि इसी को मोड़ने के बाद तो खुला हुआ डिब्बा बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, टोटल सीट में से चारों कोने माइनस कर दें, आंसर निकल आएगा। तो टोटल सीट में से हमने क्या किया, चारों कोने यहां से माइनस कर दिए और आंसर ये निकल आया। सबसे बेस्ट वाला मेथड है ये वाला, सबसे आसान सा तरीका है ये, ठीक है। फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस मेथड से। चलिए इसके बाद और अगला, वीडियो ठीक बन रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अगला सवाल, ये देखिए 12 नंबर। 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली 2 सड़कें, 5 मीटर चौड़ाई वाली 2 सड़कें हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। चलिए, और किसमें है वो, 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े साइज के एक आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच में बनी हुई सड़कें हैं। ये देखिए हमने सड़कें बना ली यहां पर, ये सड़कें हैं बीच में जो दिख रही हैं आपको, ये वाली सड़कें हैं, ये सड़कें हैं। अब ये कहता है, देखिए 60 बाई 80 बाई 60 का एक आयताकार क्षेत्र था और इस क्षेत्र में बीचों बीच में आपस में काटने वाली, लंबवत एक दूसरे को काटने वाली 2 सड़कें हैं जिसकी चौड़ाई कितनी है, 5। ये चौड़ाई कितनी है, 5। इसकी जो चौड़ाई है सड़क की हर जगह पर कितनी है, 5 है। और ये कहता है कि सड़क पर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बजरी डालनी है, तो इसका खर्चा कितना आएगा, इसका व्यय कितना आ जाएगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए यहां पर क्या करना है हमें, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर खर्च आने वाला है तो आखिरी इस क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, आखिर जो रास्ता है, जिस रास्ते पर, भाई अगर आपको ये पता है कि 200 रुपए में 1 बीघा खेत की जुताई होती है, तो आपको ये पता है कि हमारा खेत 10 बीघा है, तो हम खर्च बता सकते हैं कितना आएगा। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि रास्ते का क्षेत्रफल है कितना, और रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इसका मैं एक सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड बताता हूं जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, उसके बाद एक दूसरा भी बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो देखिए हम क्या करें, ये जो रास्ता है ना, अगर इस रास्ते को जो लंबा, हमें क्या करना है, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की टोटल ये क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये कर सकते हैं, इस पूरे रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 5, और इस पूरे रास्ते की टोटल लंबाई कितनी है, बस क्षेत्रफल निकल आएगा। क्योंकि ये रास्ता जो है ना, पतली सी एक जो पट्टी बनेगी, उस रास्ते का क्षेत्रफल भी, रास्ता भी कैसा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई में तो होगा, एक आयताकार होगा ना, पतला सा होगा लेकिन होगा तो आयताकार, लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा लेकिन होगा आयताकार। तो देखिए अगर 5 इसकी चौड़ाई है तो लंबाई को चेक कर लीजिए, लंबाई देखिए ये हो गई 80, यहां से यहां तक 80, यहां से यहां तक 60। बस ध्यान ये रखना है कि 80 और 60 मिलाकर के हो जाता है 140। ध्यान ये रखना है कि जब हम यहां से यहां तक गए 80 हमने गिना, जब यहां से यहां तक हम गए हमने इसको 60 गिना, तो इस रास्ते को हमने 2 बार गिन लिया। इस रास्ते को जो बीच में बन रहा है ना चौराहा, इस चौराहे को हमने डबल ले लिया, और इस चौराहा ये है कितना चौड़ा, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर, तो 140 ना होकर के ये कितना होगा, 135। यहां से यहां तक 80, यहां से यहां तक जब गिनेंगे तो ये बीच का 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने पिछली बार इसको गिन लिया था, ठीक है। तो 135 रह जाएगा। अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो फिर बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा रास्ते का, और उसको गुणा किससे करेंगे, 10 रुपए से, और यही आंसर निकल के आ जाएगा। 135 का पंजे कर दीजिए, 13 पंजे 65, यानी कि 675 और 1 0, ये आंसर हो जाएगा।
अब देखिए इसी का, वैसे तो ये सबसे बेस्ट मेथड है, दोबारा से एक बार आप रिप्ले कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा अगर समझ में नहीं आया हो। वरना एक दूसरा ये हो जाता है कि 80 गुणा 5 का एक रास्ता है, तो 8 पंजे 4 मतलब 40, 400 हो गया ये रास्ता। और फिर हम इसका निकालें तो 60 लंबाई होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक, चौड़ाई 5, तो 6 यानी कि 60 पंजे, इस तरह से 6 पंजे 30, ये 300 हो गया, ये टोटल हुआ 700। समझना हमें वही है कि बीच वाला जो 5x5 का रास्ता हो गया, 5x5 यानी 25, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो क्या रह जाएगा 675। कितना रह जाएगा 675 रह जाएगा, जिसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 10 रुपया है, तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला है 13 नंबर। यदि एक आयताकार भूमिखंड है, उसकी लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। इसके लिए आप यहाँ से x + y + xy/100 लगा सकते हो। ये बढ़ रहा है प्लस में लगाइए, ये घट रहा है माइनस में लगाइए। चलिए एक बार कर लेते हैं इसको। 12.5 और चौड़ाई 10% कम हो रही है, उसको माइनस में लगा दें। 12.5 गुणा चौड़ाई को माइनस में लगा दें, तो देखिए 12 से 10 गया तो 2.5 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 2.5, ठीक है ना। 12.5 से 10 जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई होना है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। देखिए 10 का और 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा, बटे में चल रहा है 100, जिसकी वजह से ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो 2.50 से 1.25 माइनस करेंगे तो 1.25 आपका यहाँ पर रहेगा, वो भी प्लस का, यानी कि 1.25 क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का आया तो बढ़ जाएगा, अगर माइनस का आता तो घट जाएगा वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाता। फाइनली इस पूरे सवाल में आपने सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है कि ये वाला सवाल हमारा वही कमाल वाला जो फार्मूला है x + y + xy/100 से होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि किसी भी चैप्टर के अंतर्गत इसको पूछा जा सकता है। 2-3 प्रश्न जहाँ तक है और होंगे, देख लीजिए इनको लगातार। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श, 8 मीटर चौड़े, सॉरी ये 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। कितनी टाइल्स चाहिए, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो किसी के सामने आती है, वो ये कि ऊपर मीटर में दिया है और ये जो टाइल है ना वो डेसीमीटर में दे रखी है। बस ये थोड़ी सी छोटी सी एक समस्या आती है। हमें कुछ फिगर विगर नहीं बनाना, हमें पता है कि कमरे की लंबाई गुणा चौड़ाई यहां पे लगा दें और बटे में हम लगा दें एक टाइल का क्षेत्रफल, तो आंसर निकल आएगा। लेकिन ऊपर है मीटर में और ये है डेसीमीटर में, तो इसे भी डेसीमीटर में चेंज कर लें। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। बस ये चीज अगर पता है तो 80 और 60 हो जाएगा, 4 चौक 16 पंजे 80 हो जाएगा और 6 पंजे 30, यानी हमारा आंसर यहां से 300 आ जाएगा। ऐसी 300 टाइल्स लग जाएंगी। दोबारा देखिए, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है दोबारा समझ लें। किसी भी कमरे का क्षेत्रफल कितना है, कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, अगर उसका क्षेत्रफल पता है तो उस क्षेत्रफल में, जैसे आपको ये पता हो कि 20 बीघा खेत है और इस 20 बीघा को 2-2 बीघा के टुकड़े करने हैं, तो कितने हो जाएंगे भाई, ऐसे ही तो करेंगे। तो फिर हमें ये पता होना चाहिए ना कि पूरा जो कमरा है उसका क्षेत्रफल कितना है और जो हम टाइल रखने वाले हैं इस पर, उस टाइल का क्षेत्रफल कितना है। टाइल 4 सेंटीमीटर भुजा वाली है, डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली, डेसीमीटर, आंसर भी नहीं मिलेगा इसमें अगर ये वर्ग यहां लिखा रहेगा तो। देखिए डेसीमीटर
वाली केवल होना चाहिए। 4 डेसीमीटर वाली कुल कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी, मतलब जो टाइल होगी उसकी भुजा क्या होनी चाहिए, 4 डेसीमीटर। अभी बताऊंगा कि ये अगर ये चीज दे रखी होगी तो हमें क्या करना है, ये भी हो सकता है, सवाल बन सकता है, लेकिन यहां पर आंसर नहीं है इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो अदरवाइज हम इसको हटा करके वो वाला आंसर समझा देते। फिलहाल सामने जो है 4 डेसीमीटर भुजा वाली कितनी टाइल्स यहां पर लग जाएंगी ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऊपर दिया है मीटर में, नीचे दिया है डेसीमीटर में। अब आप चाहें तो इसे डेसीमीटर में चेंज कर लें या फिर इसको मीटर में चेंज कर लें। एक काम तो करना पड़ेगा भाई, दोनों चीजें आप या तो दोनों, देखिए यहां 20 बीघा यहां 2 बीघा ना होकर के कुछ और दे रखा होता तो कैसे बताते, दोनों चीजें बीघे में होनी चाहिए तभी तो हम बताएंगे कितने टुकड़े हो सकते हैं। तो यहां पर हम 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर। तो यहां हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80 डेसीमीटर हो जाएगा और 6 मीटर में 60 डेसीमीटर हो जाएंगे। अब 4 से इसे काट दिया 20, 4 से इसे काट दिया 15 और 15 दूनी 30, आंसर हो जाएगा 300। पहले ये बात कंफर्म कर लीजिए समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर। अब देखिए अगर उसने यहां पर इसको वर्ग क्षेत्रफल रखा होता, अगर वर्ग क्षेत्रफल रखा होता तो हम क्या करते हैं, 80 और 60 तो लगाते क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई थी, और बटे में ना 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली, तो इसका मतलब ये हो जाता कि 4 इसका क्षेत्रफल दिया है तो हम इसे 4 गुणा 4 नहीं करते, वो एक टाइल का क्षेत्रफल ही हो जाता क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में दे रखा होता है। तो अगर ये क्षेत्रफल होता तो सिर्फ 4 से भाग लगाते और 4 से लगाने पर ये 20 आ जाता, 6 दूनी 12, यानी 1200 आंसर आता है यहां पर। वो आंसर यहां पे नजर नहीं आ रहा था इसीलिए हमें यहां पर वर्ग क्षेत्रफल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगला सवाल, दिए गए चित्र में, एक चित्र यहां पर छोटा सा दिया हुआ है, दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये जो रेडियस है यहां पर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और 7 बाई 11 सेंटीमीटर का एक आयत है, 11 7, ये एक आयत हो गया। तो ये कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, यानी जो ये शेडेड आपको दिखाई दे रहा होगा नीले कलर से, ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, हम पूरे आयत के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह 2 लगाएंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 4। बस ये कैलकुलेशन करनी है और 1177 माइनस ये हो जाएगा 88/7, 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, तो 77.00 लिख लीजिए और इसमें से 12.57 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 से 7 गया तो 3 रहेगा, 9 से 5 गया तो 4 रहेगा, और यहाँ 6 से 2 गया तो 4 और 6, 64.4, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रश्न था, इस तरह का कई बार दिया जाता है, छोटा सा एक फिगर दे रखा होता है उसके माध्यम से समझाया जाता है। तो शेडेड का हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरे में से सिर्फ इसका हमें हटा देना है, बाकी का आंसर निकल आएगा। 15 प्रश्न अभी तक हमने किए हैं यहाँ पर, और इसके बाद देखिए अगला 16वां प्रश्न है और शायद ये आखिरी भी है, एक बार चेक कर लें, बिल्कुल ठीक है आखिरी है, इसको देख लीजिए। 16 नंबर है, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग है और एक आयत है, परिमाप दोनों के बराबर है और इनके क्षेत्रफल, इसको S से डिनोट किया गया है, इसको R से, R फॉर रेक्टेंगल, S फॉर स्क्वायर। तो कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें एक चीज़ जो है वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अदरवाइज हम इसको एक प्रैक्टिकल से समझ सकते हैं कि अगर इसको, इन दोनों को हम कुछ ऐसा माने जिसको आयत में भी वो चेंज हो जाए और स्क्वायर में भी चेंज हो जाए, तो एक ऐसा परिमाप मान लीजिए जो 4 से कटने वाला हो।
तो 4 से कटने वाला आप चाहें तो 8 मान लें, आप चाहें तो 20 मान लें, कोई भी मान सकते हैं। सपोज कीजिए हमने परिमाप को 20 मान लिया, उसने कहा कि परिमाप दोनों के बराबर, अगर इसका परिमाप 20 है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 5, और अगर इसका परिमाप 20 है, ध्यान दीजिए 2l + b बराबर कितना है 20, तो l + b बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को अगर हम 20 रखेंगे तो देखिए हो सकता है ये 8 हो, ये 2 हो सकता है ये 6 हो और ये 4 हो, कुछ भी हो सकता है, ये 8.5 ये 1.5 हो सकता है, ये 9 और ये 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब आप यहां से चेक कर सकते हो कि क्षेत्रफल हमेशा किसका ज्यादा आएगा। इसका क्षेत्रफल तो 25 बनेगा भाई, 5 का जो आएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और यहां देखिए आपने 8 और 2 माना तो ये 16 रह गया, 6 और 4 माना तो ये 24 रह गया, लेकिन 25 तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब हमेशा ये जो बड़ा होगा तो s बड़ा होगा किससे, r से, ठीक है। तो यहां से s बड़ा होगा r से, ये वाली कंडीशन यहां पर बन जाएगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बेहतर सा सवाल था और सारे ही प्रश्न अच्छे थे, और इसी प्रश्न को कई बार ऐसे ही पूछा जाता है। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, इस प्रश्न को कई बार ऐसे पूछा जाता है कि 2 है, सेम इसी तरह से दिया जाएगा, लेकिन परिमाप बराबर ना कहेगा, वो कहेगा कि क्षेत्रफल बराबर है। और क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो हमेशा रेक्टेंगल का जो परिमाप है वो बड़ा आएगा स्क्वायर की बजाय। क्यों आएगा, क्योंकि इसके क्षेत्रफल को इसके बराबर 25 करने के लिए यहां हमें लंबाई या चौड़ाई में से किसी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाएगा, तभी ये क्षेत्रफल बराबर हो पाएगा। और जब इसे बढ़ाएंगे लंबाई या चौड़ाई को तो सीधी सी बात है कि इसका परिमाप बड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। फिलहाल हमारा आंसर यहां पर s > r यही रहेगा। और देखिए ये बेसिक क्वेश्चंस थे, हमने आयत को पढ़ा, आयत से रिलेटिव जो क्वेश्चंस बन सकते थे उनको पढ़ा, वर्ग से रिलेटिव जो बन सकते थे उनको पढ़ा। तो इस तरह के प्रश्नों को हमने बेसिक से प्रश्नों को ही किया है, और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास इसलिए नहीं की क्योंकि इन चैप्टर्स में हमेशा मैं सुनता हूँ कि इसमें बोरियत होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं की। एक बार आप इसको कर लीजिए, फिर एग्जाम से पहले कभी थोड़े से और क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेंगे तो और बेहतर से हो जाएगा। फिलहाल हम तीसरी क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना, तीसरी जो क्लास हमारी रहेगी, तीसरी क्लास में हम व्रत पढ़ेंगे और अर्धव्रत भी पढ़ेंगे। व्रत और अर्धव्रत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्रत अर्धव्रत से अक्सर सवाल पूछा जाता है, कोई एग्जाम नहीं बचता, तो उसको जरूर पढ़िएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।